नमस्कार भैया बहनों। आज हम पुस्तक वितान में जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की रजत बूंदें, उसके आगे का हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो चेलवांजी होते हैं वो कुएं जब खोदते हैं तो उसमें घुटन भर जाती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऊपर से कुछ रेत के कण फेंके जाते हैं मुट्ठी भर के। इससे वो गर्म हवा ऊपर निकल आती है और नीचे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसा करते समय उसके सर पे चोट ना लगे, इसलिए वो एक लोहे का टोपा पहन के रखते हैं और इस प्रकार वह पूरा टाइम खुदाई करते हैं। आज आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। यानी मरुभूमि या रेगिस्तानी भूमि में क्या होता है कि जब पानी बरसात का पहुँचता है अंदर तो मिट्टी के कण तो चिपकते हैं, लेकिन रेत के कण चिपकते नहीं हैं वो आपस में। इससे क्या होता है कि जल भी रखा रहता है और अगर वो अलग चिपकने लगेंगे धीरे तो तरेड़ आ जानी शुरू हो जाती है मिट्टी में, लेकिन रेत में तरेड़ नहीं आती है इस प्रकार। तो इससे क्या होता है कि जो भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। तो पानी को 3 रूपों में बताया गया है। पहला रूप उसका बताया कि पालर पानी, यानी जो बरसात से सीधे रूप में प्राप्त होता है वह। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। तो इस प्रकार जो पानी है पालर पानी वो रुकता है। और दूसरा पानी का रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकलता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे उतरा किंतु पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समय वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। तो अब 3 तरह के पानी बताए। एक तो बताया इन्होंने पालर पानी जो बरसात से सीधा मिलता है और वह बह करके नदी नालों में पहुंच जाता है। दूसरा पानी बताया इन्होंने पाताल पानी जो कुओं के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। और तीसरा बताया इन्होंने रेजानी पानी। ये पाताल पानी और पालर पानी के बीच की अवस्था है जिसमें वो पट्टी उसकी रक्षा करती है ताकि वह नीचे ना जाए, और अगर ऐसा होता है तो वह मीठा पानी भी नीचे जा कर के खारा पानी हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं अपना सचमुच एक विशिष्ट कला है। तो इस रेजानी पानी को समेटने के लिए कुएं बनाना अपने आप में विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। तो यानी
4-5 हाथ, 4-5 हाथ का आप मान के चलिए कि 6-7 फुट का एक व्यास, और उसको पूरा खोदना 30 फुट तक, लगभग 30 से 50 फुट तक। तो ये अपना में बेजोड़ कला है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी धसके नहीं। साथ ही साथ चिनाई भी करते चलते हैं ताकि मिट्टी नीचे ना बैठ जाए। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। और तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। बीस 25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा की यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रही चेलवांजी को राहत दी जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाप की घास का ढेर जमा किया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी हुई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। तो इस तरह से जब कुएं खोदते जाती है तो रस्से से उसमें गोल गोल उसके घेरे बना बना करके अटकाए जाते हैं ताकि मिट्टी खिसके नहीं। और बहुत मुश्किल काम होता है ये। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी एक गोल घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए और ऐसे कितने ही रस्से के घेरे उसमें लगते हैं। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है, कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता और न खींप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, कैर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। तो लकड़ी के प्रकार हैं आक या कैर। तो इनसे फिर इनके लट्ठों, बड़े बड़े लट्ठों से, बल्लियों से फिर इसका घेरा बनाया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। तो सांपड़ी क्या है? लट्ठों को जब रस्सी से बांधा जाता है और रस्सी भी खींप की रस्सी से, तो ये बंधाई जो होती है कुंडली का आकार ले लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं।
नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रही चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने भी पढ़ा कि कुएं जो है खोदने का जो क्रम है वो किस प्रकार रहता है, मुश्किल भरा। उसमें चेलवांजी की जान भी जा सकती है, तो बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए